कर रहा हूं मैं, ताकि जो लोग नहीं आए वो भी आ जाएं। राइट सर, राइट सर। बस थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा। राइट सर, राइट सर। ठीक है। जी। और को होस्ट किसको बनाना है? ठीक है, रॉयल टीम को होस्ट नाम से है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको लाइव लिंक थोड़ी देर में सेंड हो जाएगा ग्रुप में, उसको आप ध्यान से उसमें ज्वाइन कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप्स में भेज दीजिए। ठीक है। यस। ऑल यस सर। सेट, रेडी, गेट सेट, गो। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आई मॉर्निंग सर। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, और आपकी फैमिली में भी सब बहुत ही अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। और आज के इस नई एनर्जेटिक मॉर्निंग में मैं आप सभी का, एनर्जेटिक सरदार जी अमरदीप जी, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी टीम के लिए जो नए लोग आए हैं, फ्रेशर्स आए हैं, और उनके लिए, ठीक है, और बहुत सारे लोग इंडिया के भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते इस इंडस्ट्री के बारे में, उनको मैं सिखाना चाहता हूं एकदम स्क्रैच से डिटेल तक। और ये हमने एक पहल की है कि हम 10 डेज की स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें 10 डेज तक अलग अलग ट्रेनर्स अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के साथ आकर के आपको ट्रेंड करेंगे। कोई ब्लॉकचेन का अच्छा नॉलेज रखता है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन का अच्छा नॉलेज रखता है, सब कोई अलग अलग अपने आप में मास्टरी करके रखे हुए हैं। और उन सभी लोगों को यहाँ पर वन बाय वन करके आपके सामने लाया जाएगा। और 10 दिन तक ये जो ट्रेनिंग चलेगा, ये कोर्स सेशन चलेगा, समझ लीजिए ये 10 डे आपके लिए लाइफ लॉन्ग चेंजेस टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं आता है डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, वो बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक सभी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये कोर्स, क्या आप करने के लिए एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स मैं ओपन कर देता हूं, आप सभी जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ये 10 दिन का कोर्स आप करने के लिए एक्साइटेड है? चैट बॉक्स में ओपन किया हूं, चैट बॉक्स में अपने एक्साइटमेंट, अपना एनर्जी लेवल आप दिखा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, क्योंकि मैंने सोचा था कि 200 लोग, 300 लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, लेकिन 500 से ऊपर लोग आए हैं आज ऑल ओवर इंडिया से। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना प्यार दे रहे हैं। क्लियर है। और डेफिनेटली आप जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं, हम 10 दिन तक आपको ट्रेंड करेंगे, सिखाएंगे। और ये बिल्कुल और बिल्कुल 1 लाख रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ये 10 दिन का पूरा कोर्स। क्लियर है। लेकिन इसकी वैल्यू दोस्तों लाखों में है, तो इसको हल्के में ना ले। क्लियर है। और डायरी पेन लेकर के 10 डे का अलग से एक बुक बना ले, और अलग से पूरा आप उसमें सारा चीज जो सिखाया जा रहा है उसको आप मेंटेन करें। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो उद्देश्य है इस 10 दिन के कोर्स का, वो आप सभी लोगों को स्क्रैच से एडवांस तक सिखाना है। साथ ही साथ अब मैं आपको हमारे स्लाइड शेयर कर रहा हूं। और जो हमने ग्रो टुगेदर के अंदर में एक रॉयल टीम बनी है, ये रॉयल टीम का उद्देश्य है लोगों को आगे बढ़ाना, तरक्की कराना कराना और सक्सेस दिलाना। क्लियर है। लोगों को स्कैम से बचाना, साथ ही साथ, ठीक है, लोगों को एक ऐसे लीडर के रूप में उभारना जो राष्ट्र सेवक से, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें। ये हमारा उद्देश्य है रॉयल टीम का। ठीक है। जिसको लीड कर रहे हैं हमारे तेजलाल गबेल जी, बाज संधू जी, लंबोदर डटसेना जी, जीवन साहू जी, संजीव दास मानिकपुरी जी, अनामिका मैडम, एंड ऐसे करके लगभग 10, विकास मिश्रा जी हैं, किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ, तो ऐसे लगभग 10 जबरदस्त ट्रेनर हैं। सुरेश पैकरा जी हैं। क्लियर है। ऐसे 10 जबरदस्त ट्रेनर और लीडर्स हैं जिन्होंने मिल करके रॉयल टीम का गठन किया और अपने दम से पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए जिन्होंने एक पहल किया कि हम सर एक्स्ट्रा सर्विस देंगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, अपनी टीम को एक अलग नाम बनाएंगे, इन सारे 10 ट्रेनर्स के लिए बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। और आने वाले समय में इन 10 ट्रेनर्स का, इन 10 लीडर्स का, जिन्होंने मिल करके इस रॉयल टीम का गठन किया है, और उन सभी लोगों को इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। जिस प्रकार से ग्रो टुगेदर में मेरा नाम लिया जाता है, रमेश पटेल सर का नाम दिया जाता है, अदर लोगों का नाम लिया जाता है, वैसे इनका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। क्लियर है। तो डेफिनेटली आप, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड है, कई लोग बोल रहे सर ट्रेनिंग, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग हम लोग आज का। क्लियर है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया रॉयल टीम का गठन और इसका उद्देश्य। और डेफिनेटली हम इसमें ऐसे किन्हीं भी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो अनएथिकली काम करते हैं और गलत तरीके से काम करते हैं। इवन
मैं खुद और हमारी टीम किसी भी प्रकार के गलत गतिविधियों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम टैक्स पटाने को सपोर्ट करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में लोगों को ट्रेंड करते हैं, बट हम हिडन करेंसी मतलब हिडन तरीके से ट्रांजेक्शन को प्रमोट नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि आप इन कमाइए क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल्स है रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आप टैक्स भी पटाइए। हमारी जो रॉयल टीम है वो ये सारी चीजों को प्रमोट करती है, पॉजिटिव गतिविधियों को प्रमोट करती, ना कि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों को प्रमोट करती है। क्लियर है? मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं ताकि बाद में और अच्छे से आपको सारी चीजें मिल जाए। अब डे वन का जो टॉपिक है, अभी डे 2 डे 3 डे 10 तक चलने वाला है, ठीक है, आज डे वन है। क्लियर? और देखो क्या सौभाग्य है कि वैलेंटाइन डे के दिन, क्लियर है, और आज थोड़ा बहुत दूल्हा जैसे तो मैं लग ही रहा हूँ, लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? ठीक है, हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, ये बताओ बस आप। क्लियर है? तो सॉरी, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। क्लियर है? तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज देखो सौभाग्य से मैंने देखा डेट 14 फरवरी, मैंने पूछा मेरी वाइफ से कि आज वैलेंटाइन डे है क्या। सोचो, मैं काम में इतना फोकस हूँ, अपनी चीजों में इतने फोकस हूँ कि ना मेरे को चॉकलेट डे याद रहता है, ना मेरे को टेडी डे याद रहता है, ना मेरे को वैलेंटाइन डे याद रहता है। वैलेंटाइन डे आ गया है। क्लियर है? दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ मुझे मिली है, मैं ऐसा भगवान को बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्लियर है? और आज उसको सुबह उठ के मैं पूछ रहा हूँ क्या 14 फरवरी है, क्या आज वैलेंटाइन डे है? अरे देखो कितना अच्छा दिन है आज का। मतलब समझिए कि एक इंसान कितना फोकस हो सकता है अपने काम में कि ये सारी चीजें भी भूल सकता है, जो आपकी बाकी लोग का क्या होगा, वो पहले से वेट कर रहे होंगे 14 फरवरी का कि मैं ये खरीदूंगा, ऐसा गुलाब खरीदूंगा, पूरी ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? किसी को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होता है, दुनिया के प्रति इतनी डेडिकेटेड होता है, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, सभी लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, जो अपने माता पिता से प्यार करता है, जो अपने सपनों से प्यार करता है, जो अपनी धर्म पत्नी से प्यार करता है, जो अपनी जिंदगी से प्यार करता है, भगवान ने जो अमूल्य जीवन दिया उसको प्यार करता है, तो वो इंसान याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए काम करता है। क्लियर है? उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक से आप रिच एंड सक्सेसफुल नहीं बन जाते, एक सही व्यक्ति नहीं बन जाते, एक जबरदस्त पर्सनालिटी नहीं बन जाते, ऐसी पर्सनालिटी जो खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए, तब तक से आपको मेहनत करते रहना है। क्या आप सभी मेरे साथ प्रॉमिस करते हैं सब चीजों के लिए? यस और नो? क्या आप सभी भी ऐसी डेडिकेशन दिखाने के लिए रेडी हैं? अब देखिएगा, पहले दिन हमेशा किसी भी चीज में भीड़ ज्यादा होती है। जब हम पहले दिन जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और 10-20 दोस्त रेडी होते हैं कि चलो भाई अब हम एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे और मॉर्निंग 4 बजे उठ के दौड़ने जाएंगे, फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, ऐसा कई लोग संकल्प करते हैं, कई लोग कमिटमेंट करते हैं। लेकिन डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 होता जाता है, तो धीरे धीरे पता नहीं संख्या कम होते जाती है। क्या आपने देखा है? यस नो? और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू एक्सरसाइज, कंटिन्यू मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं, और वही लोग अपने जीवन में निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सेम लर्निंग के भी पैटर्न में यही होता है कि जैसे हमारा 10 डे का ये जो ट्रेनिंग है, आज तो बहुत भीड़ है, आज तो बहुत जबरदस्त तरीके से लोग आए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे डे कंप्लीट होता जाएगा, मुझको पता है जैसे 5th डे आएगा, 6th डे आएगा, 7th डे आएगा, संख्या कम होने की संभावना है, और होगी। उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं क्या है, क्योंकि लोग अपने जीवन में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। क्या मेंटेन नहीं कर पाते? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। इसी कारण से लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। सफल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सफल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। और हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, तो हम वेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं अभी आपको, हेल्थ का नहीं। क्लियर है? तो उसके लिए आपको लर्निंग कर चाहिए, और जैसे कि पोस्टर में भी लिखा है, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ करके, बहुत सारे कोर्सेज करके मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ काम किया हूं। मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई करी, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में 6 साल बिताया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, एंड देन आज मैं डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में सेवाएं दे रहा हूँ। क्लियर है? शॉर्ट एंड स्वीट में अपना इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हजारों लाखों लोगों को मैंने ट्रेंड किया है, और ट्रेनिंग ले करके आज मेरी, ठीक है, 1 लाख महीने कमाने वालों की कोई गिनती नहीं है, 10 लाख महीने कमाने वालों की कोई गिनती नहीं है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। और विवेक बिंद्रा सर, संजय जैन सर जैसे, और बड़े बड़े लीडरों के साथ, जैसे रमेश पटेल सर है, ऐसे ऐसे लीडरों के साथ मैंने काम किया, ऐसे ऐसे महागुरुओं के साथ मैंने काम किए हैं, ठीक है, जिनसे सीख करके आज मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बात करें तो शशि शेखर शर्मा सर जैसे, मनोज सर जैसे, अजय चतुर्वेदी सर जैसे बहुत अच्छे अच्छे बड़े डीप नॉलेज ट्रेनिंग रखने वाले लोगों के साथ मैंने काम किया है। और डेट्स है
अच्छे गुरु और मेंटर मिले लाइफ में बोल के जीवन में मैं कुछ अचीव कर पाया, और उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा भी हूँ। तो आपको भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करनी होगी जो मैंने किया, तब जाके आपको वो मिलेगा जो मुझे मिला है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं आज की ट्रेनिंग की ओर। और डे वन की जो ट्रेनिंग है उसका जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी। ठीक है, और इसके ये पूरा इंडस्ट्री कैसे काम करता है, इसका स्कोप क्या है, इसमें आप करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, इससे आप सफल कैसे हो सकते हो, इसमें अपनी जिंदगी कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने अपनी जिंदगी इस इंडस्ट्री से बनाई एज ए ट्रेनर। क्लियर है? आप भी बना सकते हो। और छोटी उम्र, मात्र 30 साल मेरी एज है। क्लियर है? और अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मुझको ऐसा लगता है, मुझको ऐसा फील होता है कि मैं लगभग 100 साल जीऊंगा। पता नहीं, अब आप लोग का आशीर्वाद और दुआएं रहे तो जिए भी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन पॉजिटिवली मैं ये अफर्मेशन करता हूँ। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक क्लियर कर दिया, और मैं जल्दी से स्लाइड भी शेयर करता हूं और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी डायरी पेन निकाल करके बैठ जाएं, क्योंकि आप सभी कंटेंट लेने आए, ना कि मेरे बारे में जानने। तो मैं कंटेंट और एजुकेशन आपको दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सारे गुरुओं से सीखने के बाद एक फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला बताते बताते मैं थोड़ा सा अलग वे में चला गया था। उस फॉर्मूले का नाम क्या है आप सभी लिखेंगे? सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे बिना बताए। सभी को पता है सक्सेस का फॉर्मूला, फटाक से लिखें। जो लिखेंगे मेरे तरफ से एक कॉइन गिफ्ट है। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सही बताएगा। चैट बॉक्स क्या ओपन है कि नहीं है? पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल पोस्टर में लिखा हुआ है सक्सेस का फॉर्मूला, जो पोस्टर को देख के आप आए हैं। बिल्कुल सही बोले सबसे पहले रॉय। अरे यार, ये तो हमारे लोग ही चीटिंग कर देते हैं। क्लियर है? कौन लिखे? नॉलेज इज इक्वल टू मनी, अग्रवाल जी हैं, सॉरी, अग्रपाल जी हैं, अग्रपाल। अग्रपाल जी ने सबसे पहले लिखा है। तो ये जिनके भी साथ आए होंगे जरूर बताइएगा, इनको एक कॉइन मैं गिफ्ट दूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस मैं करते रहूंगा। ठीक है? और वो कॉइन, क्लियर है, का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे तरफ से आप लोगों को मिलेगा, डिजिटल करेंसी का, जो भाई प्योर पैसा है ना। आज अगर मैं एक एलजीनेस आपको गिफ्ट देता हूं, तो वो लगभग 600-700 रुपए की चीज है। और अगर आप उसको कंपाउंडिंग होने के लिए छोड़ दें, ठीक है, उसके मैकेनिज्म को, तो 3 से 5 साल में 1 CR तक भी उसका जा सकता है। ठीक है? तो नॉलेज इज इक्वल टू मनी, अग्रपाल जी ने बोला है, सबसे पहले आंसर उन्होंने दिया, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनके भी थ्रू है उनको मेरा कांटेक्ट कराएं, और एक कॉइन जरूर मैं उनको गिफ्ट देने वाला हूं आज। क्लियर है? तो जी हाँ, बिल्कुल नॉलेज इज इक्वल टू मनी है। क्लियर है? कि जितना आपको ज्ञान होगा दोस्तों, आप उतना ही पैसा कमा सकते हो। जिसको 10,000 कमाने का ज्ञान है, वो 11,000 नहीं कमा पाएगा, वो 10 ही हजार कमाएगा। जिसको 1 लाख कमाने का ज्ञान है, वो 1 लाख कमाएगा। जिसको 50,000 कमाने का ज्ञान है, वो 50,000 कमाएगा। क्लियर है? और जिसको क्या बोलते हैं, 1 करोड़ कमाने का ज्ञान है, वो 1 करोड़ भी कमाने वाले हैं। क्लियर है? जिनको 1 अरब कमाने का ज्ञान है, वो 1 अरब कमाएंगे। जिनको 10 अरब कमाने का ज्ञान है, वो 10 अरब कमाएंगे। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैंने ये अपने देख लिया कि जिसके पास जितना ज्ञान है उतना ही पैसा कमा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो आज से, ठीक है, हम ट्रेनिंग देंगे, सारी चीज करेंगे, लेकिन आपको डेली एक प्रॉमिस करना है, जो दुनिया के 1% लोग करते हैं। 1% लोग डेली 1 घंटा लर्निंग दुनिया के 1% लोग करते हैं। अगर आपको दुनिया के 1% लोग, जेफ ब्रोजॉस, वॉरेन बफेट, इस, है ना, इस प्रकार के हाई फाई और सक्सेसफुल लोगों में शामिल करना है, तो डेली आपको 1 घंटा कम से कम लर्निंग करना है। तो क्या आप सभी प्रॉमिस करते हैं इंडिया के लोग कि आप सभी, ठीक है, 1 घंटा डेली लर्निंग करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए? 24 घंटे में सर मैं 1 घंटा डेफिनेटली अपने फील्ड के बारे में पढ़ूंगा, चाहे दुनिया से इधर हो जाए, चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मेरा तबियत खराब रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डेली 1 घंटा लर्निंग करूंगा। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि ज्ञान में भी दो ज्ञान होता है। मैं आपको बता देता हूं, एक ज्ञान होता है जो आप ज्ञान लेते हो। कई लोग बोलते हैं सर ज्ञान ले लेंगे तो क्या, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या? दोस्तों, इंप्लीमेंट करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। क्लियर है? इंप्लीमेंट करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। अल्टीमेटली घूम के आंसर वही है कि ज्ञान बराबर पैसा। क्लियर है? तो समझ में आया फॉर्मूला? जी, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे नॉलेज को, इसका मतलब उनके पास ज्ञान की कमी है, उनके पास इंप्लीमेंटेशन वाला नॉलेज नहीं है। बातें बहुत बारीक है जो मैं बताया हूं, समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है? तो जिनके पास इंप्लीमेंटेशन वाला नॉलेज नहीं है, वो बेचारे इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाते। क्लियर है? तो इसीलिए अल्टीमेटली घूम के आंसर वही है कि नॉलेज इज इक्वल टू मनी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मैं जस्ट स्लाइड अपना शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट मेरे को दीजिए। ठीक है?
जस्ट वेट अ मिनट। तो मेरी स्लाइड आप सभी को दिखाई दे रही है? एक बार मेरे को क्या ये बोलते हैं, थंब दिखा दें आप सभी स्क्रीन में। आप सभी मेरे दिख को रही देख है, पा रहे हैं? दिख रही है। चलिए, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाह रहा हूं, मैं कोई प्रमाणित वित्तीय सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। मैं जो भी कुछ साझा कर रहा हूं, अपने रिसर्च और अपनी स्टडी और व्यक्तिगत समझ और शोध के अनुसार कर रहा हूं। निवेश करने से पहले डिजिटल करेंसी में आप अपना सीखें, समझें और अपने जोखिम में आप निवेश करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इतनी पावर है दोस्तों कि आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट जी दुनिया के सब 1500 रुपए से अपना करियर स्टार्ट करे थे। मैं इनका फोटो हर समय पहले इसलिए दिखाता हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया के भगवान और सबसे बड़े गुरु यही है, क्योंकि सबसे रोल मॉडल के रूप में, बड़े रोल मॉडल के रूप में यही जाने जाते हैं। ठीक है? और 1500 रुपए के साथ इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज आप देखोगे तो क्या है कि आज अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। इन्होंने कोई बिजनेस डेवलपमेंट नहीं किया, इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अपना ज्ञान, और ये 8 घंटा से 7 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद वो किसी जगह में अपने पैसे लगाते हैं। ठीक है? तो ये इतना पढ़ते हैं तो कम से कम डेली क्लासेस आप आ जाइए, अगर अलग से पढ़ाई नहीं कर सकते तो भी आप सीख जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री क्या है उसको मैं बताने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं इसके रिटर्न्स। ठीक है? डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक, एकदम मैं स्क्रैच से बता रहा हूं, मैं ये समझ के बता रहा हूं कि हाँ, वो लोग बैठे हैं जो कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो है डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में। उनको मैं समझा रहा हूं, मैं ये सोच के ही मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है? डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए 10 ईयर का, 15 ईयर का ये मैंने डाटा निकाला है। अगर आप गोल्ड का देखोगे, एवरेज सीएजीआर, सीएजीआर क्या होता है? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। कोई भी कंपनी सीएजीआर निकालती है अपना, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, और उसी से ही पता चलता है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम डिजिटल करेंसी या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जैसे गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यही होता है, क्योंकि हम अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखेंगे तो हर साल तो लगभग 7 से 10% का महंगाई बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो हमको अपने पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम महंगाई से ज्यादा परसेंटेज मार्केट से कमाएंगे, जिससे हम अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे, वरना हमारा पैसा बैंक में पड़े पड़े ही कम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जो चीज आज 1 लाख रुपए की आ रही है, क्या अगले साल भी 1 लाख रुपए की आएगी? नहीं आएगी। वो लगभग आपका 1,10,000 या 1,05,000 या 1,07,000 रुपए उसका रेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? महंगाई बढ़ जाती है, मतलब आपके पैसे की वैल्यू पड़े पड़े कम होती है हर साल। तो इसीलिए आपको गोल्ड में लगाना पड़ेगा, स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में, या फिर प्रॉपर्टी में, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न्स क्या है? गोल्ड का एवरेज जो रिटर्न्स है आप देखिए पिछले 10-15 सालों का, और वो ये है कि 12 से 15% का एवरेज सीएजीआर रहा है गोल्ड का। ठीक है? स्टॉक्स का कितना रहा है? शेयर मार्केट का 11.8% से 28% के बीच आया स्टॉक्स का रिटर्न। वार्षिक रिटर्न की बात कर रहा हूं, वार्षिक आपको कितना रिटर्न दिया। क्लियर है? प्रॉपर्टी की बात करें तो एवरेज जो रिटर्न आया है प्रॉपर्टी में 8 से 12% का आया है। कितना? प्रॉपर्टी में 8 से 12%, ये एवरेज लिया जा रहा है। क्लियर है? और डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री के लिए तालियां होनी चाहिए, और इसका 10 ईयर का अगर आप देखेंगे एवरेज सीएजीआर तो 36.6% से 71.4% है। क्लियर है? तो तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि सबसे जबरदस्त। और उसमें भी अगर 2024 में अगर हम लोग देखें तो जितने भी डिजिटल करेंसी अगर उसमें भी तुलना करेंगे तो एलजीएनएस ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, इसलिए एलजीएनएस के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया तो एलजीएनएस ने दिया है, एकदम सक्सेसफुली रियल प्रोजेक्ट के रूप में। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई हमको इस इंडस्ट्री को सीखना जरूरी है, इस इंडस्ट्री में आना जरूरी है। क्लियर है? अब यहां पर एक पिक्चर दिख रहा होगा, इस पिक्चर से आप क्या समझते हैं? संदीप यादव सर ने भी इसको दिखाया था। क्लियर है? और मैं भी इसको फिर से दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ये पिक्चर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये पिक्चर से आप क्या समझते हैं? देखो, एक व्यक्ति है जो पानी के पीछे 9 किलोमीटर जाने के लिए रेडी है, जो प्यासा है।
क्योंकि उसको पानी का अर्थ पता है, उसकी समझ है कि पानी क्या होता है, लेकिन H2O क्या होता है उसको नहीं पता है। H2O क्या होता है? H2O का मतलब भी तो पानी होता है, जो कि 50 मीटर की दूरी पे ही है बस उसके। तो ये बस यही, इस चित्र यही बताना चाहता है कि ज्ञान की कमी के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। ठीक है, कुछ लोग ड्राइंग बना रहे हैं, सॉरी मैं एनोटेशन बंद करना भूल गया था, फिर से मैं शेयर कर देता हूं। ठीक है, डिसेबल एनोटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि क्या बोलते हैं, ज्ञान की कमी के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम समझते हैं व्हाट इज डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट इसको वीडीए बोलती है। क्या बोलती है? वीडीए। वीडीए का मतलब क्या होता है? वर्चुअल डिजिटल एसिड्स। क्लियर है? भारत सरकार इसको करेंसी नहीं समझती। भारत सरकार इसको क्या बोलते हैं, आप लेन देन नहीं कर सकते भारत में। जैसे आप दुकान में जाओगे, आपका रुपया चलता है, ठीक है, आपका फोन पे गूगल पे चलता है, उसी प्रकार से आप जा करके वहां पर अपने बिटकॉइन, एथीरियम, एलजीएनएस, यूएसडीटी को दे करके कुछ सामान अभी नहीं खरीद सकते हैं, मतलब इंडिया में। ठीक है, फॉरेन में ये बहुत जगहों पे चालू हो गया, जैसे दुबई अमेरिका में चालू हो गया है, बट इंडिया में ये अभी चालू नहीं हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट इसको वीडीए बोलती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसको डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल संपत्ति भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। प्रॉपरली टैक्सेशन भी इसके ऊपर जारी कर दिया गया है। क्लियर है? इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है, जैसे हमारी जो करेंसी छपती है, नोट है, या हम फोन पे गूगल पे करते हैं, उसका फिजिकल अस्तित्व है। क्लियर है? वो रियल में फिजिकली दुनिया में मौजूद है। लेकिन जो क्रिप्टो इंडस्ट्री होती है, जो डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री, ये पूरी तरीके से डिजिटल है, इसका फिजिकल कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, वॉलेट्स में ही दिखेगा आपको। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? अब इसका फ्यूचर क्या है? 910 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी ये 2021 में, और 1902 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2028 तक। ठीक है, बार कोड लग चुके हैं दुबई में, हर जगह जहां पर आप जैसे फोन पे गूगल पे करते हो, वैसे अपने क्रिप्टो को, ठीक है, दे करके आप वहां से कुछ सामान खरीद सकते हो। क्लियर है? जियो ने भी जियो कॉइन लॉन्च किया, ट्रंप ने ट्रंप कॉइन लॉन्च किया। 31,000 क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं अमेरिका में, जहां आप अपने डिजिटल करेंसीज को दे करके, अपने यूएसडीटी को दे करके, अपने डाई को दे करके, अपने एलजीएनएस को दे करके, अपने बिटकॉइन को दे करके आप कैश वाला डॉलर निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको पता था? यस और नो? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, अब जो ये देखिए, अब ये भी, इसको भी देख लीजिए, बहुत बार देखे होंगे, फिर भी देख लीजिए। क्लियर है? ज्वेलरी जमीन की तरफ क्रिप्टो बीआई संपत्ति के दायरे में भारत सरकार का यूज है, पिछले साल का है ये। क्लियर है? और अभी चड्डा जी नाम के कोई मंत्री हैं पंजाब के, ठीक है, उनका नाम मैं भूल गया हूं, ठीक है, और उन्होंने अभी पार्लियामेंट में ये मुद्दा भी राघव उठाया है कि चड्ढा। क्रिप्टो इंडस्ट्री को डिजिटल, हाँ राघव चड्डा जी हैं, जिन्होंने जो पंजाब के मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये उठाया भी है मुद्दा कि आप डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करिए इंडिया में, क्योंकि भारत के लोग इसमें पैसा कमा करके विदेश चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्सेशन बहुत कम है। दुबई में 0% टैक्स लगता है, इसलिए लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्यों इतना टैक्स दें? जो लोग 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, उनको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इस इंडस्ट्री में। तो उन लोग टैक्स को बचाने के चक्कर में विदेश चले जाते हैं। इसको रेगुलेट करना और टैक्स को कम करने के लिए ये सारे मुद्दे उठे हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट भी बहुत हद तक इस पे फोकस्ड है और आगे चल के इसको रेगुलेट करने वाली है। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा चैट बॉक्स को बंद कर देता हूं, नहीं तो सबका ध्यान उसमें जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं, तो इसमें दो प्रकार के कॉइन आते हैं। क्लियर है? दो प्रकार के कॉइन आते हैं, एक होता है आपका स्टेबल और एक होता है नॉन स्टेबल। एकदम स्क्रैच से मैं बता रहा हूं, आज पूरी ट्रेनिंग अटेंड करिए, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, अगला 9 दिन बहुत अच्छा बीतेगा, कुछ भी ऊपर से नहीं जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्टेबल और एक होता है नॉन स्टेबल। डायरी में आप लिखिए, स्टेबल करेंसी का मतलब ये होता है, वो सारे डिजिटल करेंसी, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज, क्लियर है, जिसका रेट फिक्स होता है। ठीक है, जिसका रेट फिक्स होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे होते हैं नॉन स्टेबल करेंसीज, इसमें मैंने लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? कि नॉन स्टेबल करेंसीज जो होती है, उसका उसका मतलब होता है कि जिसका रेट फिक्स नहीं होता है।
क्लियर है? नॉन स्टेबल करेंसी में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं? जैसे बिटकॉइन, जो दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी थी, ठीक है, एथीरियम, सोलाना, एलजीएनएस, एक्सआरपी, और फ्यूचर में जो आने वाला है आपका फेवरेट अनुबी। क्लियर है? ये सब नॉन स्टेबल करेंसी हैं, ये नॉन स्टेबल कॉइन्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टेबल करेंसी की बात करें तो स्टेबल का में कौन कौन आएंगे? जैसे यूएसडीटी हो गया, डाई हो गया, यूएसडीसी हो गया, आपका क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉइन ए। क्लियर है? जो ओरिजिन ने लॉन्च किया, ये सारे क्या है? स्टेबल करेंसी जिसका रेट $1 से बैक्ड है, $1 के बराबर है। क्लियर? और इसका रेट ऊपर नीचे नहीं होता है। तो जो पेमेंट के लिए जो यूज होगा वो नीचे वाला यूज होगा, यूएसडीटी, डाई, यूएसडीसी, स्टेबल कॉइन ए। क्लियर? और भारत में एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जैसे बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स से आप ये सारी करेंसीज खरीद सकते हैं। क्लियर है? और जो नॉन स्टेबल करेंसी है जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना, ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं हो सकते, पेमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया में, क्योंकि इसका रेट तो फ्लक्चुएट होता है। जैसे भाई अभी बिटकॉइन का रेट 1 करोड़ था, फिर अभी 66 लाख भी है, और अभी बढ़ भी रहा है। क्लियर है? तो 66-70 लाख अभी रेट है, तो वो तो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो पेमेंट के लिए कैसे यूज होगा? क्या मेरी बातें क्लियर है? इसीलिए स्टेबल करेंसी का जन्म हुआ नॉन स्टेबल करेंसीज के बाद। अब हम लोग समझते हैं इसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा, इसका जन्म हुआ क्यों, ये आया क्यों इस दुनिया में, क्या है जानना चाहते हैं आप? यस और नो जल्दी से कैमरे में थंब दिखाएं। इसका जन्म कैसे आया, क्यों? देखिए 2008 में क्या हुआ था, 2008 में आपका लेमन ब्रदर रिसेशन हुआ था। क्लियर है? अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी। अलग अलग थ्योरी, अलग अलग स्टोरी है, ठीक है, जितना मेरे को पता है वो मैं रिसर्च से आपको बता रहा हूं। तो हुआ क्या था कि वहां के जो बिजनेसमैन लोग थे, वो लोगों ने लोन लेके बिजनेस किया था। क्लियर है? जिसके कारण से, क्योंकि मंदी आ गई थी तो लोन को चुका नहीं पा रहे थे। हुआ क्या कि वहां की गवर्नमेंट ने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो दिखाई देती है और जो रेगुलेट में है गवर्नमेंट के, उन सारी चीजों को उन्होंने जब्त कर लिया बैंक ने। जैसे हो गया जमीन, उनकी कार, उनका प्रॉपर्टी, और उनके स्टॉक्स, उनके क्या बोलते हैं ये, गोल्ड्स, सारी चीजों को, बैंक में रखा हुआ पैसा, सब चीज जब्त करके कुर्की कर दिया अपने पैसे को वसूलने के लिए। तो उसी कारण ये सारी प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान करने के लिए बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसके पास है उसी को ही पता है और उसी के ही कंट्रोल में है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। क्योंकि वो सारा चीज, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, आपका पैसा हो गया, ये सब सेंट्रलाइज फाइनेंस में आता है। किसी ना किसी, अगर भारत में देखे प्रॉपर्टी किसके कंट्रोल में? रेरा के कंट्रोल में है। क्लियर है? और गवर्नमेंट कंट्रोल में, रजिस्ट्री आप कराओगे, भाई आपके नाम में कितनी जमीन है सबको पता है। क्लियर है? तो कल आप कुछ गड़बड़ी करोगे बैंक के साथ, कुछ भी करोगे, तो वो तो आपका, या फिर आप लोन नहीं पटाओगे तो चाहे तो आपका वहां से वो चीज वसूल सकती है। क्लियर है? तो ये एक कमी थी कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी चीज, हमारी इजाजत के बिना कोई ले लेता। तो किसी व्यक्ति ने बिटकॉइन को बनाया कि एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी कि जिसके पास है सिर्फ उसी को ही पता हो और उसी का ही कंट्रोल हो। इवन जो बिटकॉइन को बनाया उसका भी कंट्रोल मत, मतलब क्रिएटर का भी कंट्रोल मत रहे। इसी को ही बोलते हैं डिसेंट्रलाइज की दुनिया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? और उसी चीज को चरितार्थ करने के लिए, यथार्थ करने के लिए, सॉरी, है ना, बिटकॉइन का जन्म हुआ। और 6 पैसे में बिटकॉइन लगभग लॉन्च हुआ था सन 2009 में, दुनिया का पहला मदर करेंसी। क्लियर है? और आज 15 साल हो गए, आज तक से चल रहा है, और लगभग अभी 65 से 70 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। जो लोगों ने 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदा था 2009 में, 2010, 2011 में, आज वो सभी लोग अरबपति बन चुके हैं। तो कैसा लगा ये न्यूज सुन करके कि अगर आपने 100-200 रुपए भी लगा दिए होते इस क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में, बिटकॉइन में, तो आज आप अरबपति रहते। क्लियर है? वैसी एथीरियम की स्टोरी है, वैसी सोलाना की स्टोरी है। एथीरियम 9 रुपए में मात्र लॉन्च हुआ था दोस्तों सन 2015 में। क्लियर है? और आज उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए। तो अगर आप 10,000 रुपए का खरीदे रहते तो भी अरबपति बन गए रहते। क्लियर है? तो ये चीज को समझिए कि ठीक है, अब तक तो हमको नॉलेज नहीं था, और ये सारा डाटा जब मुझको पता चला, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, जब ये डाटा मुझको अच्छे से पता चला, तो मैंने जी जान लगा के पढ़ाई करना चालू किया, इस चीज के बारे में सीखना चालू किया। मैं बोला अगर मैं 100 रुपए भी लगा दिया रहता तो आज मैं कितना बड़ा आदमी बन चुका रहता। और वो चांस मेरे हाथ से छूट गया। मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा। जो चीज एक बार बन सकती है दुनिया में, वो दूसरी बार भी बन सकती है।
सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अगर एक बार एरोप्लेन बना तो दूसरा एरोप्लेन बना कि नहीं बना? एक बार कोई कार बना तो दूसरा कोई कार बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। सबसे दुनिया की पहली कार मर्सिडीज कंपनी ने बनाया था। और आज देखो, ऐसा नहीं है किसी मर्सिडीज कंपनी की कार है भाई, होंडा है, सब कुछ है। और आज की कारें आप देखो कितने एडवांस फीचर्स के साथ आ रही है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? वैसे ही मैं सोचा कि भाई नया इनोवेशन होगा, नई चीजें आएंगी, और उसको मैं जरूर सीखूंगा और उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो करूंगा। और डेफिनेटली वो हुआ भी, और उसमें हमने आगे भी बढ़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको डिजिटल करेंसी का बेसिक समझ में आ गया होगा, और स्टेबल और नॉन स्टेबल करेंसी और इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इसका जन्म क्यों और किस लिए किया गया है। क्लियर है? और इसका यूज केस क्या है? अब इसमें दो प्रकार के कॉइन्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लियर है? दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट है मीम प्रोजेक्ट लिखा है, एक होता है फंडामेंटल। क्या जानते हैं मीम और फंडामेंटल में क्या अंतर होता है? अगर पता है तो कैमरे में यस दिखाइए, नहीं पता है तो कैमरे में ऐसे नो दिखा दीजिए आप। मीम और फंडामेंटल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कैमरे में आप ऐसे थंब को ऐसे करें। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों को पता है। क्लियर है? तो मीम और फंडामेंटल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है? जैसे मीम प्रोजेक्ट का मतलब जैसे डॉज कॉइन हो गया, सीबा इनू हो गया, ये ऐसे करेंसी और कॉइन्स हैं। ठीक है? बहुत सारे करेंसी और कॉइन्स होते हैं, जैसे आपके शेयर मार्केट में होते हैं, है ना? टाटा का शेयर है, रिलायंस का शेयर है ना? सोलर एनर्जी का शेयर है, एससीसीएल का शेयर है, सबका अलग अलग शेयर होता है। वैसे ही यहाँ भी अलग अलग प्रोजेक्ट और अलग अलग कॉइन होते हैं। ठीक है? लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हमारी ग्रोथ आएगी। क्लियर है? तो डॉज कॉइन और सीबा इनू एक मीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो मीम प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है जो सिर्फ बाय और सेल पे डिपेंड है। अगर लोग खरीदेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, लोग बेचेंगे तो उसका रेट गिर जाएगा। बस वो बाय और सेल के पे है। उसका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा उसका कोई रोड मैप नहीं होता है। नॉर्मल से एक कॉइन होता है जिसको खरीदी बिक्री चलते रहती है, तो बोलते हैं है मीम प्रोजेक्ट। ठीक है? जैसे डॉज कॉइन हो गया और सीबा इनू, नाम भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। दूसरे होते हैं फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स। जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट होते हैं ये ज्यादातर लॉन्ग टाइम चलते हैं। जैसे एथीरियम पिछले 10 सालों से चल रहा है। ठीक है? और पॉलीगॉन, ठीक है, एक्सआरपी लगभग 13 साल से चल रहा है। तो ये ओरिजिन जो लॉन्च हुआ है आप सभी जानते हैं। मोनेरो है, जेड कैश है। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट को फंडामेंटल क्यों बोला जा रहा है? इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट में किसी समस्या का समाधान लेके आते हैं। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जो मार्केट में किसी समस्या का समाधान लेकर के आते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रोजेक्ट। क्लियर है? जैसे एथीरियम, एथीरियम क्यों आया? एथीरियम का जो यूज केस है वो ये है कि एथीरियम 9 रुपए से 2 लाख रुपए का सफर इसलिए कर पाया क्योंकि उसका यूज केस आया, क्योंकि उसमें जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यू बनाए जाते हैं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो सब एथीरियम के ब्लॉकचेन का ही यूज करते हैं। क्लियर है? 70 से 80% केसेस में एथीरियम ही यूज होता है। क्लियर है? इसीलिए एथीरियम का जो प्रोजेक्ट है वो एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, उसका यूज केस है। और जब भी उसके ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है उसको गैस फीस के रूप में पैसा जा रहा है, इसलिए वो एथीरियम कंपनी मजबूत हुई। और आज देखो, आज भी चल रही है। तो उसने मार्केट की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्लियर है? जिसका यूज आम डेवलपर्स कर रहे हैं अपने डिसेंट्रलाइज ऐप को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ने क्या सॉल्यूशन लाया? उन्होंने एक ब्लॉकचेन लॉन्च किया जो एथीरियम का सपोर्ट करता है। क्लियर है? एथीरियम ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन है, और उसका सपोर्ट करने के लिए पॉलीगॉन आया दुनिया में। क्लियर है? कि उसके ट्रांजेक्शन क्योंकि बहुत स्लो है, एथीरियम के ट्रांजेक्शन बहुत सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एथीरियम में है, और उसका ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत स्लो है। ठीक है? इसीलिए पॉलीगॉन आया उसके ट्रांजेक्शन को फास्ट करने के लिए। जैसे आरबीआई समझ लो और आपका एसबीआई समझ लो। भाई आरबीआई को सारा डाटा भेजना है, लेकिन आरबीआई डायरेक्ट जगह जगह आरबीआई का ब्रांच नहीं खुला हुआ, डाटा जगह जगह एक्सिस बैंक और आपका क्या खुला हुआ है? आपका एसबीआई खुला हुआ है, जो आरबीआई को सपोर्ट कर रहा है। सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो? आपके सारे ट्रांजेक्शन सारा चीज रिकॉर्ड हो आरबीआई को भेजता है। वैसे ही पॉलीगॉन भी आपका एसबीआई या एक्सिस बैंक का रोल अदा करता है, जो सारे डाटा और ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को एथीरियम को भेजता है और उसको हेल्प करता है उसके काम को सरल बनाने में। यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई? ठीक है? मैं कोशिश, और देखो मोनेरो और जेड कैश ये भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। और इनके कॉइन का रेट भी $250, $230, $300 ऐसा तक का इसका रेट अभी चल रहा है। ठीक है? और ये क्यों हिट हुए? ये क्योंकि ये जो ओरिजिन करना चाहता है वही ये लोग भी करना चाहते थे। क्लियर? अभी भी उसमें लगे हुए हैं।
ओरिजिन क्यों हिट हुआ और ओरिजिन क्यों आज चल रहा है और ओरिजिन इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि ये मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया दुनिया में। बिटकॉइन आने के बाद ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि चलो भाई, हम अपने पैसे को बिटकॉइन के रूप में रख सकते हैं जिसको कोई हमसे नहीं छीन सकता हमारी इजाजत के बिना। क्लियर है? लेकिन उसे हम पेमेंट तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि भाई हम रेट उसका फ्लक्चुएट होता है। तो ओरिजिन इसलिए आया है क्योंकि ये दुनिया का पहला प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम ये बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट सिस्टम। ठीक है? पूरा ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक इकोसिस्टम बना रहा है जो अभी तक से सेंट्रलाइज है, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहा है। इसीलिए ओरिजिन पूरी दुनिया में हिट हो रहा है और ये करेगा स्टेबल कॉइन ए की मदद से, ए पे की मदद से। जैसे फोन पे और गूगल पे वैसे इसका ए पे आने वाला है। क्लियर है? जो इसके व्हाइट पेपर में हमने स्टडी किया है, और उससे पूरी दुनिया पेमेंट का ट्रांजेक्शन करेगी और दुनिया का सबसे सेफ सिक्योर ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर है? तो दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, एक ऐसी करेंसी तो दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज हो। क्योंकि अगर डॉलर में आप ट्रेड करोगे या रशियन डॉलर में ट्रेड करोगे, ठीक है, या आप आईएनआर में ट्रेड करोगे, तो जिस करेंसी में दोस्तों ट्रेड होगा वो देश तो मजबूत बनता जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाया जाए जो किसी देश की मत हो। क्लियर है? और वो कॉइन और उस करेंसी का नाम है ए, जो एल्जिनस लॉन्च, जो ओरिजिन ने लॉन्च किया है और उसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। क्योंकि उसकी छपाई, उसकी प्रिंटिंग आप करेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब मैंने बताया क्या है? जिसको पब्लिक चलाती है, जो पब्लिक का कंट्रोल है। तो भाई फाइनेंशियल दुनिया को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, मतलब अभी जो पैसा है वो आरबीआई छापता है या फॉरेन में फेडरल बैंक छापता है, क्लियर, अमेरिका में, तो डॉलर को। तो वो एक सेंट्रलाइज संस्था है, उसको डिसेंट्रलाइज करना है। तो कैसे करेंगे? तो वो ओरिजिन कर रहा है अभी थर्ड डे में, जो तीसरा दिन होगा हमारा, उसमें इसको पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा कि ये करेगा कैसे ओरिजिन इस चीजों को। क्लियर है? तो आज मैं ब्रीफ एक छोटे छोटा डिस्कशन टॉपिक को मैं टच कर रहा हूं ताकि आपका बेसिक्स मजबूत हो जाए। क्लियर है? तो मीम प्रोजेक्ट और फंडामेंटल में समझ में आ गया। जो मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो फंडामेंटल प्रोजेक्ट होता है, उसका लाइफ लॉन्ग ज्यादा होता है, उसकी कॉइन का रेट बढ़ता है, उसका डिमांड बढ़ता है। क्लियर है? और मीम प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जैसे डॉज कॉइन, शिबानु, जो सिर्फ बाय सेल पे डिपेंड होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्ट में और दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिजिटल करेंसी में भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। क्लियर है? उसको पहचानने के लिए कई बार हमने बताया हुआ है अपने सेशंस में, और आगे चल के फोर्थ डेज में आपको यह भी सिखाया जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज अगर कोई डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, तो उसमें पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, जिसके कारण से आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। और अगर वो डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना के जैसे, तो आपके साथ, या एलजीएनएस के जैसे, तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर है? तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंट्रलाइज है कि ये डिसेंट्रलाइज है, वो हमने चार्ट भी बताया और आगे चल के इसकी पूरी डिटेल ट्रेनिंग हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये सेफ क्यों है और ये कैसे चलती है? ठीक है? और इसमें किसका कंट्रोल है? कोई तो होगा भाई, जैसे कि सेबी है भारत में। क्लियर है? जो आपका अथॉरिटी है, एक सेबी है ना। और रेरा है जो जमीन का पूरा लेखा जोखा कंट्रोल करती है, सारी चीजें हैं। तो कोई तो डिपार्टमेंट होगा, या एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो कॉर्पोरेट्स का लेखा जोखा रखती है। क्लियर है? कंपनियों का। तो कोई तो इसकी रेगुलेटरी होगी, कोई तो होगा भाई इसका मई बाप। कितने लोगों का ऐसा क्वेश्चन है? यस नो जल्दी से बताएं, जल्दी से कैमरे में दिखाएं। इन्वॉल्व हो रहे हैं, नोट्स बनाते रहे, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। क्लियर है? टॉपिक ज्यादा है और कवर करना है मेरे को फटाफट। क्लियर है? तो वो चीज का नाम है, इसमें कोई देश नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है, उसको सेफ्टी प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं, एक वैल्यू देती है। क्लियर है? उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण से इसका अस्तित्व है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहां पर भी लिखा है मैंने, वर्ल्ड मोस्ट सेफेस्ट मेथड फॉर डाटा सेविंग एंड ट्रांजेक्शन इन ट्रांसपेरेंट मेथड। डाटा को सेव करने के लिए और ट्रांजेक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था। ब्लॉकचेन एक ऐसा जगह है दोस्तों, जिसमें अगर एक बार कोई डाटा सेव हो जाता है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है वो भी एक डाटा है, जो कॉइन है वो एक डाटा है, सब तो डिजिटल चीज है ना। तो इसको कोई हैक कर सकता है, जैसे बिटकॉइन का पूरा सिस्टम को कोई हैक कर सकता है। और आज एक कॉइन 70 लाख रुपए था, बिटकॉइन का पूरे सिस्टम को कोई हैक कर लिया, कोई कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट नहीं हैक कर लिया, चलो इतनी बड़ी कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट, छोटी मोटी कंपनी है। चलो गूगल भी तो बहुत बड़ी कंपनी है, अगर गूगल ने ही
ऐसा कुछ कर दिया गूगल के मालिक ने, सुंदर पिचाई ने, जो उसके सीईओ है अभी, क्लियर है, कि चलो भाई हम बिटकॉइन को हैक करते हैं, और बिटकॉइन को हैक कर लिया गूगल ने, तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, खत्म हो जाएगी। लेकिन कर पाया क्या? 15 साल से चल रहा है, कर पाया क्या? नो, नहीं कर पाया। गूगल के भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने भी इसको हैक नहीं कर पाया। उसका कारण है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो 1995 में, ठीक है, दो साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया था, और जिसका यूज दुनिया में सबसे पहले बिटकॉइन ने किया, क्योंकि डाटा को सेफ्टी और ऐसी सिक्योरिटी प्रदान करता है पूरे एप्लीकेशंस को, उसको कोई एडिट और हैक नहीं कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा और, इसकी अच्छी सी डेफिनेशन मैंने निकाल के रखी है, जो मैं आपको शेयर करता हूं। ब्लॉकचेन को थोड़ा सा, और इसके ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी डिटेल ट्रेनिंग होने वाली है कल, कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन, और ये मेल बंद हो गया है, ठीक है, चलिए जब तक से ओपन होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों पूरी डिटेल ट्रेनिंग हमारी होने वाली है, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, अभी थोड़ा स्क्रीन मेरा दिख रहा है, ब्लर हो गया स्क्रीन, सॉरी, सर कुछ भी ब्लर नहीं हो दिख गया, रहा है जी। कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो ये शेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा, ये जो मैं स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, शेयर नहीं हो पा रहा है स्क्रीन में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी दिख रहा है क्या? इसको देख के थोड़ा सा मेरे को बताइए, अभी दिख रहा है सर? थोड़ा सा बताइए मेरे को, स्क्रीन दिख रही है? जी जी दिख रहा है सर अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक पब्लिक लेजर है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है, जिसमें जो डाटा लिखाता है, जिस उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब वो चेंज नहीं किया जा सकता। लेजर का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें हिंदी में, मतलब मैं भी भूल गया उसको लेजर को क्या बोलते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना सारे ट्रांजेक्शन का, कितना आया और कितना गया, उसी को लेजर बोला जाता है बैंक में। आपका बही खाता समझ लो, एक डिजिटल बही खाता है वो, क्लियर है, जिसमें सारा डाटा रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का, किसने किसको कितना दिया, कितना लिया, कितना नया कॉइन बना, कहाँ क्या है, सारा चीज। और वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, बट उसको सिर्फ आप देख सकते हो, बट हैक नहीं कर सकते। मैं आपको ब्लॉकचेन दिखाने की भी कोशिश करता हूं, कई लोग कभी ब्लॉकचेन भी नहीं देखे रहते हैं। तो ये मैंने ओपन किया ब्लॉकचेन, आपको ये दिख रहा है polyscan.com, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? नो सर पूरा नहीं दिख ब्लर आ रहा है, अच्छा, ब्लैक ब्लर आ रहा है, स्क्रीन। मैं इसको ना फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ तो शायद आ जाए। 1 मिनट दीजिए तब तक से, 1 मिनट। अभी दिख रहा है? अभी आई थिंक दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है सर अभी। आया लेकिन तो वो ये polyscan.com है दोस्तों, है ना, और यही है ब्लॉकचेन, जिसमें आप देखिए, जैसे अगर अगर आपको ओरिजिन एलजीनेस का देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप ये देखिए, ORI। अब किसी भी ब्लॉकचेन कई सारे होते हैं, ORIGIN, ओरिजिन, ठीक है, ये आ गया LGNS। देखिए इसमें सारा डाटा आपको दिखाएगा। ये पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है, जिसको इंडिया में इजाद किया गया था, ठीक है, आविष्कार किया गया है इसका, और पूरा वर्ल्ड आज इसको यूज करता है, जो एथीरियम का सेकंड लेयर का ब्लॉकचेन है, ठीक है, और इसी में ही एलजीएनएस कॉइन रजिस्टर्ड है, ठीक है, और इसमें सारा डाटा जो है इसी में ही रिकॉर्ड होता है। और इसीलिए एलजीएनएस के कोई भी डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इवन ऑनर चाहे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे बिटकॉइन को नहीं कर पाता कोई, क्लियर है। तो ये सारे डाटा आपको यहाँ पर दिखेंगे, कौन किसको कितना भेजा है, कितना लिया है कॉइन, सारा चीज, कौन कितने होल्डर है, देखिए ट्रांसफर्स आपको दिख रहे हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी ब्लॉकचेन के ऊपर, जस्ट मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, क्लियर। कल इस पे पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी, इसको पढ़ना भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, और क्यों इसको हैक नहीं कर सकते, ये सारे चीज का आंसर आपको कल बहुत अच्छे से मिलने वाला है, क्लियर है। तो कल की ट्रेनिंग में भी आप इतनी ही उत्साह दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्लॉकचेन को मैंने आपको किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, उसका यूज केस क्या, ब्लॉकचेन क्या, ब्लॉकचेन के थोड़ा टाइप को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, XRP का ब्लॉकचेन है, एथीरियम का ब्लॉकचेन है। फिर से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। फिर से ब्लर हो गया सर। मैं स्लाइड को जब चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो क्या बोलते हैं, कुछ ग्लिच आ रहा है, और फिर से शेयर करने को बोलता है, चलिए, है ना।
अभी देखिए, अभी आ रहा होगा, क्लियर है? जी अभी क्लियर है। अभी आ गया है। तो ब्लॉकचेन के, अभी ब्लॉकचेन में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन कौन कौन से आविष्कार है। जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ, जिसमें बिटकॉइन का कॉइन रन करता है, क्लियर है? उसमें सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उसका यूज केस क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए उसका यूज बनाया गया था। एक्सआरपी जो 2012-13 में लॉन्च हुआ था, सेकंड ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में, ठीक है? उसका काम था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, एक देश से दूसरे देश में पेमेंट, पैसा भेजना है। बैंक इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं, क्लियर? एक्सआरपी का। बिटकॉइन बैंकिंग इंडस्ट्री के खिलाफ बनाया गया था और एक्सआरपी को बैंकिंग इंडस्ट्री के पक्ष में बनाया गया था, क्लियर है? इसलिए इसका यूज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए बैंक करते हैं, ओवरसीज के लिए, क्लियर है? तीसरा एथीरियम है। एथीरियम ब्लॉकचेन बना लगभग 2000 आपका 15 के आसपास, क्लियर है? और ये इसका यूज केस क्या है? ये क्यों बना था? डेवलपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिजाइन होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो डिजाइन होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एथीरियम के ही ब्लॉकचेन पे डिजाइन होते हैं, क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसमें आगे बताता हूँ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। लेयर वन, लेयर टू और लेयर, ये अलग अलग लेयर के ब्लॉकचेन होते हैं, और लेयर टू विद जेट के टेक्नोलॉजी, क्लियर है? ब्लॉकचेन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, क्लियर है? लेयर वन का मतलब ऐसे ब्लॉकचेन जो मदर ब्लॉकचेन भी बोलते हैं इसको, जैसे एथीरियम लेयर वन का ब्लॉकचेन है, ठीक है? लेयर टू का ब्लॉकचेन जैसे पॉलीगॉन है, ठीक है? जैसे अनूबी है, अनूबी भी जो आ रहा है आपका, वो लेयर टू का ब्लॉकचेन, वो लेयर वन ब्लॉकचेन नहीं है। वो भी एथीरियम के सपोर्ट के लिए ही बनाया जा रहा है, क्लियर है? लेकिन वो तीसरे वाले टेक्नोलॉजी से बन रहा है, लेयर टू ब्लॉकचेन विथ जेडके टेक्नोलॉजी, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के साथ वो बन रहा है। तो ये तीन प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको बताया, जो लेयर टू के ब्लॉकचेन होंगे, जैसे पॉलीगॉन हो गया या एनूबी हो गया, ये ब्लॉकचेन जो लेयर वन के ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? ठीक है? ब्लॉकचेन क्या, ये क्लियर हुआ आपको? डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, ट्रांजेक्शन को सही तरीके से करने के लिए, किसी भी डाटा को सेव करने के लिए ब्लॉकचेन बनता है। फाइनेंस इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का यूज पब्लिक लेजर के रूप में किया जाता है, ठीक है? जैसे आपका बही खाता होता है, इसके पास इतने पैसे पड़े, इसके पास इतने पैसे पड़े, इतने पैसे इसने इसको दे दिया, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही कंप्लीट होता है। हालांकि वो काम कैसे करता है वो कल हम समझेंगे। इसमें कई सारे ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बताया। अब लेयर वन, इसके टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, लेयर वन, लेयर टू और लेयर टू विद जेडके टेक्नोलॉजी, ठीक है? लेयर वन ब्लॉकचेन जैसे एथीरियम है, बिटकॉइन, ये सब मदर ब्लॉकचेन कहलाते हैं, और इनके सपोर्ट के लिए जो ब्लॉकचेन बनते हैं उसको लेयर टू ब्लॉकचेन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? यस नो? एक बार थंब दिखा दे कैमरे में। थोड़ा टेक्नोलॉजी है लेकिन सीखना तो पड़ेगा दोस्तों, क्लियर है? आज मैं एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ, डे वन है अभी, तो डे 10 तक जाना है अपन को, क्लियर है? लेयर थ्री जो है, सॉरी, तीसरा जो है, जो मैंने आपको बताया, लेयर टू ब्लॉकचेन, जो लेयर वन के सपोर्ट के लिए बनता है, बट ये जेट के टेक्नोलॉजी, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी का यूज करके बनता है। अब इसका डिटेल जो है हम लोग कल समझेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं कॉइन और टोकन इस इंडस्ट्री में। अब ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। कॉइन्स और टोकन में क्या अंतर होता है? कॉइन का मतलब होता है वो सारे कॉइन, मतलब करेंसीज, डिजिटल करेंसीज जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, उसको कॉइन बोलते हैं। जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना, इसका खुद का ब्लॉकचेन है। वो दूसरे के ब्लॉकचेन का यूज नहीं कर रहे अपने डाटा को सेव करने के लिए, क्लियर है? अपने ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए वो दूसरे के ब्लॉकचेन का यूज नहीं कर रहे हैं। वो स्वयं का ही ब्लॉकचेन बनाया है, और उसी का ही कॉइन को, उसके नेटिव कॉइन को जो नाम दिया जाता है उसको कॉइन बोला जाता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, एथीरियम, सोलाना। और टोकन का मतलब होता है एक ऐसा क्या बोलते हैं, करेंसी जो दूसरे ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है अपने डाटा को सेव करने के लिए, क्लियर है? तो जो जैसे एलजीएनएस है, एलजीएनएस अभी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का यूज करता है अपने डाटा को सेव करने के लिए, जबकि पॉलीगॉन का खुद का कॉइन है। पॉलीगॉन के कॉइन का नाम कोई बताएंगे क्या है? क्या है? पोल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी का मुंह ओ बन गया था, ठीक है, पोल। सभी का मुंह ओ बन गया था, मैं देखा कैमरे में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पोल को बोलो तो ओ बन जाता है मुंह। तो पोल नाम का कॉइन उन्होंने लॉन्च किया, पॉलीगॉन ने, जो उसका खुद का कॉइन है, क्लियर है? और एलजीनेस जो है, क्या बोलते हैं, एक टोकन है जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का यूज करके रन करता है। हालांकि उसका खुद का भी ब्लॉकचेन आ रहा है, नोबी ब्लॉकचेन, जैसे बाइनेंस बीएनबी ब्लॉकचेन है। उस शुरू में जो बीएनबी कॉइन था वो पहले दूसरे ब्लॉकचेन में चलता था, फिर बाइनेंस ने खुद का ब्लॉकचेन लाया बीएनबी के नाम से, क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें एक्सचेंज क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, क्लियर है?
अब भाई खरीदने बेचने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, जिसको एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, कॉइन को खरीदे कहाँ बेचे कहाँ, सब्जी खरीदने के लिए कोई जगह है ना, जिसको नाम बाजार बोला जाता है। शेयर को खरीदने बेचने का कोई जगह, जिसको बीएसई और एनएसई बोला जाता है भारत में, जो भारत का शेयर बाजार है। क्लियर है? वैसे ही, है ना, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी एक्सचेंज होता है, जिसको क्रिप्टो एक्सचेंज बोलते हैं। और एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं, कभी डायरी में लिखेंगे, एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहां खरीदी और बिक्री होगी। जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हो, थोड़ा सा मैं और इसको डिफाइन कर देता हूं। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हो दोस्तों, तो क्या होता है, वहां पर डॉलर का एक्सचेंज रहता है, वहां पर डॉलर भी थप्पी थप्पी पड़ा हुआ है, और वहां पर आपका इंडियन रुपीज भी थप्पी थप्पी पड़ा हुआ है, बंडल बंडल। क्लियर है? आप अपना कैश वाला पैसा लेके जाते हो, उनको देते हो अपना इंडियन रुपीज, वो आपको क्या दे देगा उसके बदले में, डॉलर दे देगा। आप लेके आप विदेश चले जाओगे, फिर विदेश से वापस आओगे, जो आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है उसको आप दे दोगे एक्सचेंज को, जो एयरपोर्ट में रहता है। ठीक है, आपके डॉलर को रख लेगा और आपको क्या दे देगा, इंडियन रुपीज दे देगा। जहां दोनों चीज मौजूद है, पहले चीज को देके दूसरी चीज ली जाती है, दूसरी चीज को देके पहली चीज ली जाती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्लियर है मेरी बातें? वैसे डिजिटल करेंसी के एक्सचेंज होते हैं, जहां पर से इसका खरीदी और बिक्री होती है, मतलब एक्सचेंज हम करते हैं। अपने इंडियन रुपीज से हम उसको कॉइन खरीद सकते हैं, फिर कॉइन से फिर उसको इंडियन रुपीज वापस बना सकते हैं। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई? यस नो? ठीक है। अब एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स, ठीक है, ये दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ठीक है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जैसे कि क्विक स्वैप और पैनकेक स्वैप, मैं पहले ही बता दिया, जहां भी सेंट्रलाइज शब्द आ गया वहां मालिक का कंट्रोल है। तो बाइनेंस और कॉइन डी सिक्स में उनके मालिकों का कंट्रोल है। क्लियर है? एक चीज याद रखिए। और क्विक स्वैप और पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज, उसमें पब्लिक का कंट्रोल होता है, मालिक आपकी पैसे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन बाइनेंस और कॉइन डी सिक्स भी नहीं कर सकता इफ ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होंगे, अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी एक्सचेंज में कभी भी खरीदी बिक्री ना कर ले जो एफआईयू रजिस्टर्ड ना हो। एफआईयू लिख लीजिए। अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे किसी भी एक्सचेंज में आप खरीदी बिक्री ना करें, क्योंकि फिर मान के चलो वो कंपनी आपका पैसा लेके भागेगी, वो एक्सचेंज कंपनी, तो आप किसको बोलने जाओगे? गवर्नमेंट आप ही को बोलेगा। ठीक है। तो सेंट्रलाइज में ये सेफ्टी आपको मतलब रखनी है। तो बाइनेंस और कॉइन डीसेस एफआईयू रजिस्टर्ड है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है? और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्विक स्वैप और पैनकेक स्वैप, इसको कोई उस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? अभी तक तो इंडिया में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए कोई ऐसे रूल रेगुलेशन अभी नहीं आए, फ्यूचर में आएंगे तो कुछ पता नहीं मेरे को। क्लियर है? तो और ये ऐसे लेकिन ये सेफ है, इट सेल्फ सेफ है, खुद में ही सेफ है, क्योंकि इस पे किसी भी का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक के कंट्रोल से चलता है। क्लियर? अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी पे मैं नहीं जाऊंगा अभी। अभी सिर्फ आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूं। अब वो क्यों डिसेंट्रलाइज है, क्विक स्टेप क्यों नहीं कर सकता, उसके लिए और डीप में जाना पड़ेगा फिर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बहुत सारे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, उसके नाम आप लोग देख सकते हैं गूगल में जाकर के। अब आपको अपने डिजिटल करेंसी को खरीदना तो रखेंगे ना कहीं बोरी में भर के तो नहीं रखेंगे। क्लियर है? कहीं ना कहीं तो रखेंगे, वो रखने की जगह का नाम है वॉलेट। क्लियर है? देखो, आपकी जो डिजिटल करेंसी है वो सारी सेफ कहां पर है, ब्लॉकचेन में ही सारा डाटा सेफ है, आखिर है तो वो डिजिटल डाटा ही। लेकिन उसका एक्सेस, भैया पैसा तो भैया आपका पड़ा हुआ है बैंक में ही, लेकिन आपको एक्सेस कैसे करते हो, फोन पे, गूगल पे, या आप अपना नेट बैंकिंग चालू करते हो, तब तो उसको एक्सेस कर पाते हो ना, आप उसका यूज कर पाते हो, उसको ट्रांजेक्शन कर पाते हो। सही बोल रहे हो कि नहीं? यस और नो? तो जैसे फोन पे गूगल पे है, वैसे ही आपका वॉलेट काम करता है। क्लियर है? वॉलेट का काम है, आपकी जो की होती है, इसमें देखिए क्या होता है, आपको 12 अंक का की मिला होता है एक, और वो की से ही आपका पैसा सेफ होता है। यहाँ पर कोई आधार कार्ड, ईमेल आईडी नहीं लगता है। अगर वो डिसेंट्रलाइज है तब की बात है। क्लियर है? तो वो की को सेफ्टी प्रदान, वो की का एक्सेस आपको देता है, उसी का नाम वॉलेट है। क्लियर है? और आपके जी पास कितने कॉइन है, वो सारा चीज आप अपने वॉलेट में फ्रंट में देख सकते हो, ब्लॉकचेन में भी जाके देख सकते हो, लेकिन इसके द्वारा सामने में देख सकते हो और तुरंत ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया वॉलेट। वॉलेट में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज वॉलेट और एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। बाइनेंस जो होता है वो सेंट्रलाइज वॉलेट का सर्विस देता है, कॉइन डीसीएक्स भी सेंट्रलाइज वॉलेट का सर्विस देता है, बायबिट है, बिंग एक्स है, ये सब क्या है, सेंट्रलाइज वॉलेट का सर्विस आपको देते हैं। ठीक है? जैसे बैंक में आपको लॉकर देते हैं ना भाई, अपना सोना भी रख सकते हो, वैसे ही समझ लो आप। ठीक है? वैसे ही आप समझ लीजिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं,
क्लियर है? उसमें कोई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं लगेगा, तब आप समझ जाइए कि वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। सिंपल सी बात है, जब आप बाइनेंस में वॉलेट क्रिएट करोगे तो उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, दुनियादारी सब मांगेगा वो। लेकिन जब आप बिटगेट या टोकन पॉकेट में आप बनाए होंगे या बनाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं मांगेगा। क्लियर है मेरी बात है? इसलिए वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। मेटामास हो गया, टोकन पॉकेट हो गए, बिटगेट हो गए। क्लियर है? और तीसरे प्रकार का वॉलेट होता है जो कम कम लोगों ने सुना होगा, उस वॉलेट को बोलते हैं हम हार्डवेयर वॉलेट। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर वॉलेट। सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है? ठीक है, ज्यादा सेफ है हार्डवेयर वॉलेट, सबसे ज्यादा सेफ। हार्डवेयर वॉलेट इसलिए सबसे ज्यादा सेफ होता है, जैसे ये एक क्या बोलते हैं उसके जैसे रहता है। जैसे आपने पेन ड्राइव देखा है ना, पेन ड्राइव के जैसे रहता है, और वो पेन ड्राइव के जैसे यूज होता है। क्लियर है? तो जो बड़े बड़े डिजिटल करेंसी अपने पास रखते हैं और ज्यादा ज्यादा पैसे के रखते हैं, वो हार्डवेयर वॉलेट में रखते हैं। वो ना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट दोनों का यूज नहीं करते। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। और ये पेन ड्राइव के जैसे रहेगा, और ये सेफ इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए ये सेफ है। तो कोई इसको हैक भी नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार से। क्लियर है? जो इंटरनेट से ही कनेक्ट नहीं, तो हैक कैसे करेगा? क्लियर है? इसीलिए तीसरा वाला वॉलेट सबसे ज्यादा सेफ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड सेफ्टी है सेंट्रलाइज वॉलेट, और थर्ड में फिर डिसेंट्रलाइज, अगर वो एफआईयू रजिस्टर्ड है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वॉलेट भी आपको समझ में आ गया। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि नया कॉइन बनता कैसे है, नया कॉइन जनरेट कैसे होता है। क्लियर है? तो नया कॉइन बनने और जनरेट होने के प्रोसेस को ही माइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनिंग का मतलब यहां पर वो कोयला खनना नहीं है या गोल्ड को खनना नहीं है। ठीक है? माइनिंग का सरल अर्थ में बता रहा हूं, वैलिडेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना मतलब चेक करना, एक खाते से दूसरे खाते, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा गया, ऐसा मतलब डिजिटल करेंसी ट्रांसफर हुआ। तो चेक कौन करेगा? कौन चेक करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ट्रांजेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? बैंक में तो भाई बैंक वाले बैठे हैं चेक करने के लिए, यस और नो? वो देखेंगे कि आपके खाते में इतना पैसा है कि नहीं, और देखेंगे, चेक करेंगे, फिर निकाल के देंगे ना आपको। क्लियर? तो बैंक वाले वहां पर बैठे हैं, वहां मैनुअली और सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीजें चेक हो रही है, लेकिन यहां कौन चेक करेगा? क्लियर है? उस चेक करने के प्रोसेस को ही माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग अब दो, और इस माइनिंग के प्रोसेस से ही जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, ठीक है, उनको माइनर और वैलिडेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनर और वैलिडेटर बोला जाता है। और वो क्यों करेंगे इस काम को? बैंक में भाई लोग आपके एम्प्लॉय लोग बैठे रहते हैं तो क्यों बैठे रहते हैं? या बैंक खुला है तो क्यों खुला है? उसको कुछ फायदा है तभी तो खुला है ना। वैसे ही लोग आपके ट्रांजेक्शन को क्यों वैलिडेट करेंगे, मेरे को ये बताइए। और वो क्यों माइनर और वैलिडेटर बनेंगे? वो इसलिए बनेंगे क्योंकि उनको रिवॉर्ड के रूप में वही कॉइन मिलता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? जो लोग माइनिंग करते हैं, मतलब जो लोग ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, चेक करने का काम करते हैं, ठीक है, उनको वही कॉइन रिवॉर्ड के रूप में, उनकी कमाई के रूप में उनको दिया जाता है। जब आप बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे तो वो बिटकॉइन मिलेगा, एथीरियम की करेंगे तो एथीरियम मिलेगा। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई? माइनिंग क्या है सरल शब्दों में मैंने बताया। और इसमें वैलिडेटर और माइनर किसको बोलते हैं, और वो क्यों बनेंगे? क्योंकि उनको कमाई होती है उससे। क्लियर है? तीसरी चीज अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है? अब इसमें दो प्रकार की माइनिंग होती है, इसको समझिएगा। जो वैलिडेशन करना है ना, ट्रांजेक्शन को चेक करना है, वो दो मेथड से होता है। ठीक है? सो गए हैं क्या सभी लोग सुबह से? थोड़ा एनर्जी और एक्साइटेड दिखाइए भाई, थोड़ा चैट वैट में। क्लियर है? बहुत ज्यादा नॉलेज दे दे रहे हैं क्या सर? कि बस करें, कि कंटिन्यू करें? बस 10-15 कंटिन्यू मिनट और है दोस्तों, थोड़ा सा और, ताकि आज की क्लास को हम पूरा कंक्लूड करें, कंप्लीट करें। ठीक है? आगे कंटिन्यू बढ़ते कीजिए। हैं। माइनिंग दो प्रकार की होती है, पीओडब्ल्यू और पीओएस माइनिंग। क्लियर है? वो पीओडब्ल्यू को प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, और पीओएस को प्रूफ ऑफ स्टेक बोला जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क की जो माइनिंग होती है ना, उसको उसमें जस्ट लाइक पावर प्लांट है, जैसे पावर प्लांट है ना आपका, पावर जनरेट करता है, तो उसी प्रकार से ये भी होता है। इसमें ना आपको मतलब ये सारे हार्डवेयर लगते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होता है। इसमें हार्डवेयर लगता है, जैसे जीपीयू लगेगा, कंप्यूटर लगते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में बिजली लगता है। इसको कल डिटेल में बताएंगे ब्लॉकचेन का, जब ब्लॉकचेन का पूरा ट्रेनिंग होगा तो और इसको डीप समझाया जाएगा आपको। क्लियर है? ऊपर ऊपर तभी मैं टच कर रहा हूं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि ये फिजिकल इसमें गैजेट्स लगते हैं और उसमें बिजली लगती है, कंप्यूटर लगेगा, जीपीयू लगेगा। क्लियर है?
तो उसके कारण क्या होता है, बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए आज के समय में मैक्सिमम देशों में पीओडब्ल्यू माइनिंग को बैन कर दिया गया है। भारत में भी जहां तक से मेरा नॉलेज है कि पीओडब्ल्यू माइनिंग बैन है, जहां तक से 100% में श्योर नहीं हूं, उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। क्लियर, लेकिन विदेशों में तो बिल्कुल बैन हो गया है बहुत, जैसे जैसे चाइना ने तो बिल्कुल बैन करके रखा है, क्योंकि बिजली खपत बहुत होती है, जिससे पॉल्यूशन रेडिएशन के रूप में बहुत ज्यादा होता है इसमें। क्लियर है, तो इसको प्रूफ ऑफ माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे एथीरियम, बिटकॉइन जो है वो पीओडब्ल्यू माइनिंग के थ्रू जन्मता है। अभी भी नया बिटकॉइन पीओडब्ल्यू के थ्रू ही नया आता है अस्तित्व में। जब एक ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाता है तो उसके माइनर को बिटकॉइन गिफ्ट में दिया जाता है, फिर उसको बेचता है, जिसके कारण मार्केट में नया बिटकॉइन आता है। क्लियर है, वैसे ही प्रूफ ऑफ जो स्टेक है उसमें क्या होता है कि आप अपने यहाँ पर कोई फिजिकल, यहाँ सॉफ्टवेयर से सारा काम होता है, जो ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे एथीरियम का आपको वैलिडेटर बनना है, एथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक से नया एथीरियम दुनिया में आता है। ठीक है, और उसमें कोई फिजिकल चीज नहीं लगती, उसमें कोई बिजली नहीं लगता है, सारा चीज सॉफ्टवेयर से चल रहा है। ठीक है, एथीरियम। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर उसका वैलिडेटर बनना है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना है, माइनिंग में घुसना है आपको एथीरियम के, तो आपको बहुत सारे एथीरियम, लगभग 32 एथीरियम, अब एक एथीरियम लगभग 2 लाख का है, तो उसका डबल कर लो। ठीक है, 32 एथीरियम लगभग आपको स्टेक करने पड़ेंगे, तब आप वैलिडेटर के रूप में वहां चुने जाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? और उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है। क्लियर है, उसमें जिस जो वैलिडेटर सबसे ज्यादा अपने कॉइन को स्टेक करके रखता है उसको वैलिडेशन करने का मौका मिलता है। क्लियर है, और उसी को ही फिर रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये इस प्रकार का एथीरियम ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ गई यहां तक? यस और नो? क्लियर है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। और माइनिंग क्या होता है, इसके माइनिंग के 2 टाइप। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ट्रांजेक्शन वैलिडेट होता है और सही ट्रांजेक्शन हो पाता है। अब ये सबको मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी समझ लेते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्लियर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो अभी आपको नहीं बता पाया था उसको बता देता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून। क्लियर है, देखो ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिजाइन किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज दुनिया डिजाइन की जा रही है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज है, इसको ऑपरेट कौन करेगा भाई, कौन चलाएगा? कोई तो मालिक होगा, आप लोग के मन में आता होगा ना, यस और नो? कोई मालिक ही तो चलाएगा भाई, वही तो कंट्रोल करेगा, एडमिन पहले किसी के पास तो होगा। क्लियर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए गए हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करके। ठीक है, वो अगर टाइम रहेगा तो भी मैं दिखाऊंगा भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। 9:30 बजे से ज्यादा हम नहीं खींचेंगे आज की क्लास को, वहां तक एंड करना है, क्योंकि आगे 10 दिन तक और भी दिखा देंगे आपको चीजें। क्लियर है, तो क्या मैं बता रहा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून। ये कोडिंग की भाषा में लिखा जाता है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में, जैसे C++, जावा, ये सब एक सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज है जिसमें जिसमें कोडिंग को लिखा जाता है, और उसी कोडिंग के अनुसार ही वो सॉफ्टवेयर चलता है। जैसे आज हम लोग जूम में कनेक्टेड है, यस और नो? अभी हम लोग क्या आमने सामने फिजिकल बैठे कि जूम में है हम लोग? हम लोग जूम में बैठे हैं भाई, मैं आपको सामने देख पा रहा हूं और आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरी स्लाइड देख पा रहे हो, जबकि मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं। तो इस सॉफ्टवेयर को किसी ने तो डेवलप किया है ना, जूम को। जो कंपनी है वो कोडिंग से पूरी बनी हुई है, मगर वो सेंट्रलाइज है, उसको चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट ऑफ रूल्स, ऐसे कोडिंग्स जिसको एक बार ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लगभग नामुमकिन है उसको चेंज कर पाना। उसी को बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन में जो डिजाइन करके डाल दिया गया रूल, अब वो चेंज नहीं हो सकता। एथीरियम में जो चेंज करके लगा दिया गया वो चेंज नहीं हो सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेट ऑफ रूल्स रिटर्न इन अ कोडिंग, लिखा भी हुआ है मैंने लास्ट लाइन में। क्लियर है, और उसी नियम कानून, जैसे आपके एलजीनेस में, आप जिन लोगों ने एलजीनेस में लगाया हुआ है, अपने कॉइन खरीद के रखा है, उसमें उन्होंने डाल दिया कि भाई इतने से इतना परसेंट एलजीनेस हर 8 घंटे में आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा, रेट चाहे जो भी हो। क्लियर है, तो वो रूल्स उसमें फॉलो हो रहा है, और उस रूल को वो खुद भी वो लोग चेंज नहीं कर सकते। अब वो लोग चेंज नहीं कर सकते, जो बना दिया गया वो बन गया, बन गया। जैसे भगवान ने बनाया ना, मरने का नियम और जन्म होने का एक नियम बना दिया, भगवान चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल लॉ चेंज नहीं होता, सेम वैसा ही ये है। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ गई, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो इस सबको मिलाकर के इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, जिससे ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। इसमें क्या क्या लगेगा, जैसे मैंने बताया, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लगेगा। ओरिजिन के केस में, ओरिजिन की साइट आप विजिट करते हैं
वो असल में उसका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां से आप अपने कॉइन को स्टेक करते हैं और वहां से कॉइन जो एलजीनेस जो टोकन है वो निकल के आपको आता है। क्लियर है? उस एप्लीकेशन को डेप बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? वो एक लगेगा जो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड रहता है, सारा डाटा ब्लॉकचेन में फ्रीज होता है। ठीक है? दूसरी चीजें हैं आपका एक्सचेंज, जो बताया मैं आपको, एक एक्सचेंज लगेगा बाय सेल करने के लिए, जहां पर आपकी लिक्विडिटी रहेगी, जहां से आप सेल और बाय कर पाएंगे। क्लियर है? तीसरा लगेगा वॉलेट, जहां से भाई आप खरीदने के बाद कहां रखोगे? वॉलेट में रखोगे। ठीक है? चौथा चीज है ब्लॉकचेन। अभी सारे डाटा को सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन प्रदान कर रहा है? ब्लॉकचेन प्रदान कर रहा है, जिसके कारण से कोई इसमें चोरी नहीं कर सकता, कोई इसमें स्कैम नहीं कर सकता, कोई इसमें गलत नहीं कर सकता। क्लियर है? माइनर और वैलिडेटर का काम क्या है? जो ब्लॉकचेन है उसमें जो ट्रांजेक्शन और उसको चेक करना कि भाई ट्रांजेक्शन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है पूरा। क्लियर है? उसको माइनर और वैलिडेटर बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है भाई? अब ये जो सारा चीज चल रहा है इसको एक रूल्स में लिख करके डाला जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर रन होता है, जिससे कारण वो सिस्टम उसी क्या बोलते हैं रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है? जैसे हमारा संविधान है वैसे समझ लो, जो रूल उसमें लिखा गया वो लिखा गया। क्लियर है? लेकिन संविधान को तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चेंज किया जा सकता, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीजों को मिला करके आपका इकोसिस्टम बनता है डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और ये सब मिल करके इसको चलाते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? क्या गाड़ी समझ में आए? कार? अब जो व्यक्ति आदि मानव है, आदि मानव सर वॉइस ब्रेक हो गया है, वीडियो भी ब्रेक हो गया आपका। आया, ठीक है, जब पहली बार मैं इस इंडस्ट्री को जाना और समझा, मेरे को वैसे ही फील हुआ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने बोला कि लोगों को भी समझ में नहीं आता है, लोगों को भी इसकी शिक्षा देनी पड़ेगी। और मैंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोग बड़ी मात्रा में स्कैम के शिकार हो जाते हैं अगर उनको नॉलेज नहीं होता डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में। तो क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रेडी किया जाए जो इसके बारे में सिखाए, लोगों को ट्रेंड करें। ठीक है? और सीख करके लोग इस इंडस्ट्री में एंट्री करें। एंट्री तो करेंगे ही करेंगे लोग, मैं रोकूं बोलूंगा मत करो तो भी करेंगे, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है। लेकिन क्यों ना लोगों को सिखा दिया जाए, अगर लोग सीख के करेंगे तो भाई सेफ रहेंगे। सही है कि नहीं? और पिछले साल हमने, है ना, हजारों लाखों लोगों को स्कैम होने से बचाया है पिछले साल, और 2026 में भी हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। क्लियर है? और 2026 की शुरुआत आप देखिए, ये 10 डे ट्रेनिंग के साथ जोरदार हो चुकी है। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ चीजों को लेकर के। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब आप डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये सारे एप्लीकेशन आपको यूज करने आने चाहिए। ठीक है? एक बार और मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। आप एक्सचेंज में कौन सा, जैसे अगर जो एलजीनेस कॉइन खरीद के रखे हैं वो ओरिजिन का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। एक्सचेंज में कौन सा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं? क्विकस्वैप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। वॉलेट में कौन सा वॉलेट यूज कर रहे हैं? बिटगेट या टोकन पॉकेट यूज करते हैं। ब्लॉकचेन में कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन आप यूज कर रहे हैं। माइनर और वैलिडेटर पॉलीगॉन के हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, वो पॉलीगॉन का है, क्योंकि पॉलीगॉन कंपनी माइनिंग और वैलिडेटिंग का काम करती है प्रूफ ऑफ स्टेक से। क्लियर है? और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको ब्लॉकचेन में दिख जाएगा। अब मैं एक मिनट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं, क्योंकि सब चीज सामने में मैं दिखाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जस्ट शेयर करता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ आज। स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट थोड़ा समय दीजिए, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। ये सर हो रही है सर। चलिए हो गया ना? आगे बढ़ते जी हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ब्लॉकचेन में जाएंगे तो जो ओरिजिन का जो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 137 इसमें लगने हैं, और लगभग अभी 52-55 लग चुके हैं। ठीक है? वो आप गिन भी सकते हो। और ये देखो, ये दिख रहा है आपको कोडिंग? ये दिख रहा है आपको सर? कोडिंग दिख रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड दिख रहा है आपको? यस सर, यस ये सर, भी यस सर। सामने में फंक्शन, बैलेंस, एड्रेस, अकाउंट, ये सब देखो। ये सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है आपके पास, है ना, जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनसे आप पढ़ाइए, इसको पढ़ करके। ठीक है? वो जान जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, स्कैम है या रियल प्रोजेक्ट है, वो इसको पढ़ के जान जाते हैं। इसलिए हमको अपने प्रोजेक्ट, जब किसी प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी करना भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो इसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सेट ऑफ रूल है जिसको लिख करके पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डाल दिया गया है। अब इसी रूल से आपका ओरिजिन जो एप्लीकेशन है पूरा चल रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यस नो? क्लियर है?
अब कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं ये भी आप सब चीज देख सकते हो, कल ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे तो और उसको डीप स्टडी पूरा आपको दिखाया जाएगा। क्लियर है? अब और चीज कुछ बताता हूँ, ये क्विक स्वैप, एक सेकेंड, ये इसको फिर से मैं लोड ले लेता हूँ। ये डेक्स टूल है जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। डेक्स टूल देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, लोड लेने दीजिए। ये आपको डेक्स टूल दिख रहा होगा, ठीक है, डेक्स टूल का डाटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर रेट दिख रहा होगा एलजीएनएस का 6.4, ठीक है, और तालियां, रेट लगातार बढ़ रहा है, बहुत बहुत तालियां। क्लियर है? आप सभी बहुत खुश होंगे इसको देख के, ग्राफ को। तो अभी मैं आगे बढ़ते हैं कि लिक्विडिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी दिख रहा है। लिक्विडिटी क्या होता है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अभी एलजीएनएस के केस में 4.165 मिलियन, मतलब 401 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी दिखा रहा है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, वहां पर लिखा भी है ना, जो एक्सचेंज है वहां पर जो पैसा, बचा हुआ पैसा है, उसी को ही लिक्विडिटी बोला जाता है। मैं स्लाइड के थ्रू आपको दिखा रहा हूं, अभी आपको मैंने कहां से देखना है वो दिखा दिया। अब इसका अर्थ भी दिखा देता हूँ लिक्विडिटी का, और ये काम कैसे करता है वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ग्रीन रेड बॉक्स बना होगा, दिख रहा है सर? यस नो? क्लियर है? ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें लिक्विडिटी लिखा है, दिख रहा है आपको? यस नो? एक बार जल्दी से मेरे को बताएं, हम दिखा सर दें यस। कैमरे में, संजीव से। सर यस सर, ठीक यस है, सर, बिल्कुल। देख। हाँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन बॉक्स, क्लियर है? ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है डॉलर, और एल, एल मतलब एलजीनेस को वो बता रहा है। एलजीनेस की जगह में वो कोई भी कॉइन या कोई भी टोकन हो सकता है। क्लियर है? और ये किसका किसका डब्बा है? ये जो डब्बा है मतलब ये एड्रेस है। ये जो ग्रीन डब्बा है एक एड्रेस है, एक खाता है। क्लियर है? ठीक है, जहां पर आपका डॉलर भी पड़ा है। डॉलर यहाँ पर कौन होगा? यूएसडीटी या डाई। क्लियर है? और एलजीनेस भी पड़ा होगा। क्लियर है? जो कहां पर है? क्विक स्वैप में। तो लिक्विडिटी कहां पर रहती है? किसी ना किसी एक्सचेंज में रहेगी। आपके ओरिजिन के एप्लीकेशन में नहीं रहेगा, आपके टोकन पॉकेट में नहीं रहेगा। क्लियर है? ये याद रखिएगा। अब यहां पर क्या पड़ा हुआ है? यहां पर डॉलर भी पड़ा है, यहां पर एलजीनेस भी पड़ा हुआ है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? आपके टोकन पॉकेट से आप स्वैप बटन दिया हुआ है आपके टोकन पॉकेट में, या अगर आप बिटगेट यूज करते तो ट्रेड बटन दिया हुआ है। वहां पर आप अपने वॉलेट में यूएसडीटी रखेंगे, और उसको जा करके आप यहाँ पर जब बटन को दबाएंगे तो आपका यूएसडीटी या डाई इस एक्सचेंज के अंदर चला जाएगा। ठीक है? तो डॉलर की संख्या बढ़ जाएगी और एलजीनेस आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जब आप एलजीनेस को सेल करेंगे तो वो बाय हो गया। अब एलजीनेस को जब सेल करेंगे तो एलजीनेस को यहां पर देंगे, इस ग्रीन बॉक्स को। ठीक है? तो वहां पर एलजीनेस अंदर चला जाएगा और आपका डॉलर बाहर आ जाएगा। जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। क्या समझ में आया आपको कि एक्सचेंज कैसे काम करता है? और उस एक्सचेंज के अंदर जो पैसा पड़ा है, पैसा और एलजीनेस दोनों को मिला के लिक्विडिटी बोला जाता है। क्या ये क्लियर हुआ आपको? अब बैंक में जैसे आप जाते हैं, आपने 10 लाख रुपए जमा किया, तो बैंक की जो लिक्विडिटी है 10 लाख रुपए बढ़ गई। अब कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए निकाला, तो बैंक की जो लिक्विडिटी है 20 लाख रुपए कम हो गई। वो पैसे जिसको तुरंत दिए जा सकते हैं, जो एक्सचेंज में या बैंक में पड़े हुए हैं, उसी को ही लिक्विडिटी बोला जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस नो? तो आप यहां पर देखो, बैंक के केस में आप तो देख नहीं पाओगे कि वहां पर बैंक के पास कितने पैसे पड़े हैं। आपके ब्रांच में, आप जिस भी एरिया के ब्रांच में हो, उस एरिया के ब्रांच में कितने पैसे पड़े हैं। आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए दिखा रहा है, क्या आप ब्रांच में जाओगे 10 करोड़ रुपए दे देगा कैश? क्लियर है? अरे होगा तब देगा, नहीं होगा तो कहां से देगा? सही बोल रहा हो कि नहीं? लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि उसके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है? आप तो एकदम बैठे हुए हो आप, ठीक है, ये सोच करके कि क्या बोलते हैं, मैं सेफ हूं, या जो भी चीजें हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, वहां क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेट करे इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर आप खुद देख सकते हो कि भाई मेरा जो बैंक है, वहां पर जहां को मेरे को सेल करना है, जो मेरा एक्सचेंज एक्चुअली में, वहां पर पैसे हैं भी कि नहीं है। जब मैं अपने कॉइन को बेचने जाऊंगा तो वहां पर मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हर एक कॉइन का अलग अलग लिक्विडिटी होगा। एथीरियम का अलग होगा, सोलाना का अलग होगा, डॉज कॉइन का अलग होगा, जेट केस का अलग होगा। ठीक है? सबका लिक्विडिटी अलग अलग होगा, भले वो सब क्विक स्वैप में ही रजिस्टर्ड क्यों ना हो।
ये मत सोचिएगा इसमें जो लिक्विडिटी दिखा रहा है वो सबका दिखा रहा है, इसमें जो लिक्विडिटी दिखा रही है वो एक कॉइन का दिखाएगा सिर्फ। आप एलजीनेस का सर्च करें तो एलजीनेस के लिए वहां पर कितनी लिक्विडिटी पड़ी है एक्सचेंज में वो दिखाएगा। तो यहां पर एलजीनेस के केस में 401 मिलियन डॉलर अभी हमने जो देखा, लगभग 40 अरब रुपए की लिक्विडिटी है। यहां तक मेरी बातें क्या क्लियर हो गई? यस नो? लिक्विडिटी क्या होता है ये समझ में आ गया, ये कैसे क्रिएट होता है समझ में आ गया। जब लोग भाई अपना शुरू में क्या होगा, पैसा या लिक्विडिटी ऑनर डालेगा और एलजीनेस को भी डालेगा या वो कॉइन को भी डालेगा, जिससे खरीदी बिक्री चालू हो जाए एक्सचेंज में। दोनों क्रिएटर जो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा उसी को ही डालना पड़ेगा। क्लियर है? बाद में पब्लिक डालेगी। पब्लिक को कहां से मिलेगा कॉइन? माइनिंग होके मिलेगा पब्लिक को, चाहे वो पीओएस में माइनिंग करे चाहे पीओडब्ल्यू में माइनिंग करे। माइनिंग से उसके पास कॉइन आएगा। क्लियर? स्टेकिंग से उसके पास कॉइन आएगा, उस कॉइन को एक्सचेंज में डालेगा, जिससे एक्सचेंज में कॉइन की संख्या बढ़ेगी। और एक्सचेंज के अंदर डॉलर कहां से आएगा? जब वो खरीदने के लिए जाएगा तो उसको एक्सचेंज से ही खरीदना है, तो अपने डॉलर को एक्सचेंज में डालेगा इस ग्रीन बॉक्स में, जिसके कारण से वहां की लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब कॉइन डालेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, जब डॉलर डालेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यस नो? क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? तो यही काम है लिक्विडिटी का। और अगर आपकी लिक्विडिटी 50 मिलियन से ऊपर है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो आप सेफ हो। और एल्जिनेस कॉइन में मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगा के रखा है अपना, फिर बिटकॉइन भी है, थीरियम भी है, सोलाना भी है, उसको भी मैंने ले लेके रखा हुआ है। ठीक है, मेरा पूरा पोर्टफोलियो है। तो मैं बता रहा हूं उसका कारण ये है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी अभी सबसे ज्यादा मजबूत है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब डेक्स टूल में मैं कुछ चीजें और दिखा रहा हूँ। लिक्विडिटी आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ इसको, और डेक्स टूल में कुछ चीजें और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए आप, और टोटल सप्लाई। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, होल्डर्स दिख रहे होंगे, आप होल्डर्स भी देख सकते हैं। ब्लॉकचेन में भी जाके दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। होल्डर 1.8 मिलियन डॉलर है, इसका मतलब आप किसी भी कॉइन का होल्डर आप देख सकते हो। कॉइन कॉइन मार्केट कैप से भी देख सकते हो, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, उससे आप देख सकते हो। इसका मतलब पूरी दुनिया में कितने लोगों ने कॉइन खरीद के रखा, उसको बोलते हैं होल्डर। जैसे बैंक में खाता धारक होते हैं, भाई इस बैंक के कितने खाता धारक हैं, और जिस बैंक के जितने ज्यादा खाता धारक उतना अच्छा। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि उस बैंक के पास उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, क्योंकि लेन देन उतने ज्यादा हो रहे हैं, वो बैंक उतना पावरफुल उतना मजबूत होगा। क्लियर है? वैसे ही जितने ज्यादा होल्डर उतना ज्यादा ये प्रोजेक्ट अच्छा होता है। क्लियर है? तो लगभग 20 लाख होल्डर हो चुके हैं लगभग। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखें कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई क्या होता है। टोटल सप्लाई का मतलब ये होता है, जैसे 1.1 बिलियन टोटल सप्लाई दिखा रहा है अभी इसका एलजीएनएस कॉइन के केस में। तो टोटल सप्लाई का अर्थ क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि टोटल अभी तक से कितने कॉइन मिंट हो चुके हैं, माइन हो चुके हैं। अगर वो स्टेकिंग में है तो उसको मिंट बोलते हैं, और अगर वो प्रूफ ऑफ वर्क में तो उसको माइन बोलते हैं। क्लियर है? दोनों मिलते जुलते शब्द है। उतने कॉइन अस्तित्व में आ चुके हैं। क्लियर है? हर कॉइन को बनने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होता है। सोलाना का अलग है, एथीरियम का अलग है, बिटकॉइन का अलग है, एलजीनेस का अलग है। आगे आप सारा चीज आपको बताया जाएगा अगले क्लासेस में। ठीक है, लेकिन टोटल सप्लाई का मतलब ये होता है कि टोटल अभी तक से कितने कॉइन बन के आ चुके हैं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब होता है कितने ऐसे कॉइन हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, जिसका यूज हो रहा है, चाहे वो एक्सचेंज में पड़ा हो, चाहे रिजर्व में पड़ा हो, ठीक है, चाहे वो किसी के वॉलेट में। क्लियर है? वो सर्कुलेशन में चले गए हैं, वो कॉइन अब ट्रेड हो रहे हैं, वो कॉइन अलग से बचा के नहीं रखे गए हैं। और अगर टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई कहीं पर नहीं बराबर नहीं दिखता है कई जगह में, तो उसका मतलब यह है कि पहले से ही कॉइन बना के रखा गया है। कॉइन बन रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं सर्कुलेशन में। ठीक है, जो एल्जीनियस के केस में होता है, जो बिटकॉइन के केस में होता है, जो एथीरियम के केस में होता है, इसलिए उसमें दोनों बराबर दिखता है। जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है तुरंत मार्केट में चला जा रहा है बिकने के लिए। तो भाई जितना प्रोडक्ट बना और जितना मार्केट में बिकने के लिए बैठा हुआ है या बिक चुका है, क्लियर है, वो दोनों तो नंबर सेम दिखाएगा। लेकिन अगर पहले से ही प्रोडक्ट को बना के रखा गया है, क्लियर है, तो वहां पर वो डिफरेंस दिखाएगा टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई में। यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको शेयर किए थे, इसको सबको आपको डाउनलोड आज कर लेना। आज हम लोग का होमवर्क है कि आप सभी इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं इसी प्रकार से टीचर के जैसे ही हम पढ़ाएंगे, हम लोग आप लोग को होमवर्क भी देंगे रोज। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा था कि ये सारे एप्लीकेशंस, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूं, बस 1 मिनट, फिर संजीव सर रेडी रहे आने के लिए, है ना, और क्लोज करें आज की फिर मीटिंग को। ये जो सारे एप्लीकेशंस हैं, क्लियर है, ये सारे एप्लीकेशंस, डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल,
कॉइन जीको, कॉइन मार्केट कैप, आवे डॉट ए आई, पॉलीस्कैन.com और बाइनेंस। अभी फिलहाल आपको इतने और भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, सार्क एक्सचेंज है और बहुत सारे एक्सचेंज हैं, उस सबको यूज बाद में सिखाएंगे, एडवांस चीजों को। इतना बेसिक्स है, इसको आपको सीखना बिल्कुल जरूरी है। तो ये सारे एप्लीकेशन आप कम से कम डाउनलोड करके रखें और थोड़ा बहुत कोचक करके रखें इसको, कि भैया ये क्या क्या कैसे होता है। भले आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अभी डाउनलोड करके रखें और बाइनेंस को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर्ड कर दे, क्योंकि बाइनेंस में अपने कॉइन को बेच करके आईएनआर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तीसरे चौथे दिन में आपको दिखाया भी जाएगा और सिखाया जाएगा। क्लियर? और आपको इस 10 दिन के अंदर फुल्ली डेडिकेटेड होकर सारा चीज को सीख के खत्म कर देना है, फिर आगे का जीवन एकदम सरल है। क्लियर है? तो यहां तक थी मेरी बातें, जो आज मैंने आपको बेसिक्स बताने का कोशिश किया है, ठीक है, सारी चीजों को लेकर के। तो क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया? डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, कौन कौन सी करेंसी कब कब लॉन्च हुई, कौन कौन से ब्लॉकचेन लॉन्च हुए, ब्लॉकचेन क्या होता है, हल्का फुल्का मैंने बताने की कोशिश करी कि कैसे ये काम करता है, पूरा डिजिटल करेंसी का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति आपके थ्रू सीखना चाहता है तो इस वीडियो के थ्रू, इसको चैनल में मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, और ये 10, इसको आप देख करके सीख सकता है बिल्कुल स्क्रैच से। उसका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे एडवांस की चीजें भी उनको अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच। बताने के लिए तो और बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। अभी भी लगभग 400 से करीब लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी आए सीखने के लिए, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने सिखाने की कोशिश करी है, जो भी मेरे रिसर्च थे। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को। कल फिर मिलते हैं, कल ब्लॉकचेन का डिटेल हम सीखेंगे। कल की ट्रेनिंग को पूरी दमदारी से प्रमोट करिए और सीखने के लिए रेडी रहिए। क्लियर है? और आज के दिन को 100% यूज करिए, रिवीजन करिए आज इस वीडियोस को, और सीख के आज इस जितना आज मैंने टॉपिक बताया इसको आज के आज सीख के खत्म कर दीजिए। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज की जो पाठशाला थी बहुत ही जबरदस्त थी, और बेसिकली होना भी चाहिए, क्योंकि हम वेब थ्री की दुनिया में काम कर रहे हैं। तो वेब थ्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा साथियों, और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेब थ्री के ऊपर में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी चाहता है कि आप मतलब टेक्नोलॉजी जितना सीखेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ज्यादा आप सिक्योर होंगे। तो आप डेली आइए और इस 10 दिन के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन को आप सीखिए, और आप कॉन्फिडेंट बनिए, स्मार्ट बनिए, और अपने अपनी स्थिति के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए साथियों। सो थैंक यू सर, थैंक यू अमरदीप सर। इसी तरीके से हम 10 दिन लगातार आते रहेंगे, और इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे सर। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं साथियों। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग और आठ संजीव बजे सर, अगर किन्हीं का क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन है, तो एनर्जेटिक सरदार जी मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके चैट बॉक्स में, या फिर मेरा क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है एनर्जेटिक सरदार जी अमरदीप करके, वहां जाके आप मैसेज में क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसमें मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि इतना सारा कॉल ले पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको कुछ भी जी। समझ में नहीं आया सीखना, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल में जाके मैसेज करिए एनर्जेटिक सरदार जी में। क्लियर है? राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। इंस्टाग्राम और इसका जो है जैसे सर ने कहा तो उसे आप फॉलो कीजिएगा। सर का चैनल भी है, ठीक है साथियों। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बेहिचक, उसमें आप अपने मैसेज के रूप में आप डाल सकते हैं, सर उसका बिल्कुल जवाब आपको देंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू, आप लोगों ने अभी तक के बना रहा है यहाँ पे। और आज के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो। हम रिवाइज करेंगे, जैसे सर ने बोला सारी चीजों को हम डाउनलोड करेंगे, रिवाइज करेंगे आज, और फिर इसी तरीके से 10 दिन लगातार सीखते रहेंगे साथियों, ताकि हमारे जीवन में ग्रोथ हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।